हाय एवरीवन। सो आज का वन शॉट बेस्ड है ब्लड फिजियोलॉजी पर। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एरिथ्रोपोइसिस से। एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स। पोइसिस इज फॉर्मेशन, और जो कि मेनली कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। बट फीटल लाइफ में ये स्प्लीन में होता है। सबसे इनिशियली योक सैक में होता है एरिथ्रोपोइसिस। देन साइट इसकी शिफ्ट होती रहती है जैसे जैसे ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, लाइक स्प्लीन फिर लिवर पे शिफ्ट हो जाता है, एंड देन फाइनली एडल्ट्स मतलब आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो में। एग्जैक्टली होता क्या है इस प्रोसेस में? स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स आर वो सेल्स जो कि कोई भी सेल बनाने के कैपेबल होते हैं। दे आर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। तो बोन मैरो में क्या क्या प्रोसेस चलता है, स्टेम सेल्स का किस किस में कन्वर्जन होता है वो हमें याद रखना है, और ब्लड में रिलीज होने के बाद क्या बोलते हैं सेल्स को, ये भी पता होना चाहिए। तो वैसे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है एरिथ्रोपोइसिस की साइकिल, बट इतना याद रख सकते हैं, इतना इनफ है। सो कौन से वाले स्टेम सेल्स हैं जो हिमेटोपोएटिक? हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। तो ब्लड में कोई सभी ये सेल बना सकते हैं, ये वाले जो स्पेसिफिक स्टेम सेल्स हैं। तो अभी यहाँ पर ये आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है। तो पहले क्या बनता है? प्रो। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, एंड ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर। तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं वैसे तो आरबीसी को, मेच्योर जो आरबीसी है। पर एरिथ्रो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है कि प्री प्रिमिटिव स्टेज में आरबीसी है और ये अभी इमेच्योर है, और इसको प्रो नॉमोब्लास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉमोब्लास्ट नहीं बना अभी, ये प्रिमिटिव नॉमोब्लास्ट है। एंड ब्लास्ट इज सेल जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ। देन ये कन्वर्ट होता है प्रो नॉमोब्लास्ट या फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इनटू अर्ली नॉमोब्लास्ट, देन लेट नॉमोब्लास्ट एंड इंटरमीडिएट नॉमोब्लास्ट एंड लेट नॉमोब्लास्ट। तो नॉमोब्लास्ट में ऐसे इसका नाम भी स्पेसिफिकली याद रख सकते हैं, बेसोफिलिक नॉमोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक नॉमोब्लास्ट और ऑर्थोक्रोमैटिक नॉमोब्लास्ट, जिसको रूब्रिसाइट भी बोलते हैं। ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है अभी? बोन मैरो में। देन किसका फॉर्मेशन होता है? अब यहाँ तक तो बोन मैरो में हो रहा था, बट आरबीसीज अभी मैच्योर नहीं बने। रेटिकुलोसाइट्स हैं जो, जिनके पास मतलब यहाँ तक तो न्यूक्लियस हमें दिख रहा है। आरबीसी इनिशियली हमें पता है न्यूक्लिएटेड होते हैं, देन वो बाद में ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस हट जाता है ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके और अच्छे से हो सके सब प्रोसेस। यहाँ तक रेटिकुलोसाइट तक ई न्यूक्लिएटेड है, और रेटिकुलोसाइट जो स्टेज है वहां से रिलीज हो चुके हैं ये सर्कुलेशन में। रेटिकुलोसाइट्स आर द इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स रिलीज्ड इनटू द ब्लड। देन इससे फाइनली मैच्योरेशन के बाद एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज बन जाएंगे। इस प्रोसेस में अराउंड 5 to 7 डेज लगते हैं। और हार्मोनल रेगुलेशन देख लें अगर, तो मेनली ये रेगुलेट होता है एरिथ्रोपोइटिन से। एरिथ्रोपोइटिन कौन बनाता है? किडनीज बनाती हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। और कब बनता है ये एरिथ्रोपोइटिन? रिस्पॉन्स स्टिमुलस कब जाता है? जब टिश्यू के अंदर हाइपोक्सिया हो गया, मतलब टिश्यूज को लो ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो डिमांड करेंगे और आरबीसीज लाओ। तो मान लो जैसे कोई ऑर्डर को डिलीवर करना है, तो डिलीवरी बॉय अगर ज्यादा होंगे तो उतना ही जल्दी आपका सामान आएगा। तो वैसे ही अगर लो ऑक्सीजन थी तो डिमांड की कि डिलीवरी बॉय या फिर आरबीसी को बढ़ाओ, जिससे कि आपका पार्सल ऑक्सीजन इजीली पहुंच सके। तो किडनीज के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स, एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज करते हैं। एरिथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो में आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। सो ये स्टिमुलेट कर रहा है एरिथ्रोपोइसिस को। और इस प्रोसेस में हमें पता है आयरन एसेंशियल है। मैंने लास्ट ही वीडियो में बताया कि आयरन का जब मेटाबॉलिज्म होता है, हीम कैटाबॉलिज्म के टाइम पे आयरन रिसाइकिल होके वापस से 95% वो यूज हो जाता है, रीयूज हो जाता है, और स्टोर होके बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प करता है। विटामिन्स वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि B12 एरिथ्रोपोइसिस में कितना इंपॉर्टेंट है।
अपार्ट फ्रॉम दैट B9 भी इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रोटीन्स। अभी जो रेटिकुलोसाइट्स मैंने बताए थे, ये ब्लड में कितने दिन के लिए रहते हैं बिफोर मैच्योरेशन, कितने टाइम बाद? दे टेक अराउंड 24 to 48 आवर्स फॉर मैच्योरेशन। ठीक है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। अब एरिथ्रोपोइसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स इंक्रीजिंग एरिथ्रोपोइसिस, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जब एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो बॉडी हाइपोक्सिया वाली कंडीशन है, तो बॉडी ट्राई करती है कि एटलीस्ट हम वही डिलीवरी बॉय वाला लॉजिक लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है तो एटलीस्ट हम आरबीसी का नंबर बढ़ा पाएं क्योंकि ऑक्सीजन ढंग से पहुंच नहीं पा रही टिश्यूज में। एनीमिया, एनीमिया अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। एरिथ्रोपोइटिन तो देख ही लिया कि इंक्रीज करवा रहा है। अब फैक्टर्स लीडिंग टू डिक्रीज इन एरिथ्रोपोइसिस, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है, ये भी हमें पता है। अब जो जो फैक्टर्स इंक्रीज कर मतलब जो जो फैक्टर्स रिक्वायर्ड थे एरिथ्रोपोइसिस के लिए, अगर उनमें प्रॉब्लम हुई, जैसे विटामिन हो गए उनमें डेफिशिएंसी है, तो एरिथ्रोपोइसिस ढंग से नहीं हो पाएगा। किडनी एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज करवा रही थी, और अगर किडनी डिजीज हुआ तो भी एरिथ्रोपोइसिस अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज नहीं होगा फिर प्रॉपर। और अगर कोई बोन मैरो में ही डिफेक्ट है, बोन मैरो से ही हो रहा है एरिथ्रोपोइसिस, वहां पे ही प्रॉब्लम आ गई, तो फिर एरिथ्रोपोइसिस तो ढंग से कहाँ हो पाएगा। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस, स्टेम सेल्स जो होते हैं उसकी प्रिजर्वेशन की जाती है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो बेसिकली कनेक्ट करती है प्लेसेंटा और मदर के बीच में, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, दैट इज कट आफ्टर द डिलीवरी, और उसमें से स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर लिया जाता है। और फैमिली में अगर किसी को भी इन फ्यूचर जैसे डिजीज आते हैं, किडनी फेलियर वगैरह, तो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करके वो दोबारा से ऑर्गन जनरेट हो जाता है, मतलब जैसे लिवर रीजनरेट कर जाता है ना, वैसा। तो हीमोग्लोबिन के अब कितने कितने टाइप्स होते हैं? कि नॉर्मल तो HB एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसमें 2 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा हैं और 2 बीटा। नॉर्मल एडल्ट्स में 96% टोटल हीमोग्लोबिन का HbA होता है। ठीक है, इट इज द मेजर हीमोग्लोबिन एडल्ट्स में मोर देन 96%। और इसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी, ऑक्सीजन को कैरी करने का बेसिकली अट्रैक्शन या टेंडेंसी हाई होती है। HbA2 देखें तो ये माइनर हीमोग्लोबिन है और बहुत कम होता है, और इसकी ऑक्सीजन की कैरी करने की एफिनिटी भी कम होती है। नॉर्मल एडल्ट्स में ये बाकी का जो बचा हुआ अराउंड 4% है, 3.5% के अराउंड, ये HbA2 होता है। HB तो हीमोग्लोबिन के लिए है ये, ठीक है, और ये A2 है। A1 तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है ना, वो ज्यादा वाला। HbA से इसकी ऑक्सीजन एफिनिटी कंपेयर करें तो वो कम होती है, उसकी ज्यादा है। इसमें भी वही सब यूनिट्स हैं, बट इसमें बीटा की जगह 2 अल्फा और 2 डेल्टा सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, फीटल हीमोग्लोबिन। अभी मैं फीटस की बात कर रहा था स्टेम सेल्स वगैरह में, तो ड्यूरिंग द फीटल लाइफ हीमोग्लोबिन में ठीक है, ये डेल्टा था सिंबल, मैंने मिसप्रोनाउंस कर दिया आई गेस। ये वाला होता है गामा। तो 2 अल्फा 2 गामा सब यूनिट्स होती हैं फीटल हीमोग्लोबिन की। मेजर हीमोग्लोबिन है ये फीटस में 60 to 90%, और इसकी ऑक्सीजन कैरी करने की अफिनिटी काफी ज्यादा हाई होती है। तो फीटल लाइफ में प्रेजेंट हमें पता है मैटरनल प्लेसेंटा के थ्रू तो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड तो सेपरेटेड होता है, वो मिक्स नहीं होता। क्या ये फीटल हीमोग्लोबिन बर्थ के बाद भी प्रेजेंट होता है? तो यस डेफिनेटली, बट बहुत कम अमाउंट में, लाइक इवन लेस देन 1% होता तो है प्रेजेंट, बट धीरे धीरे बर्थ के बाद ये डिक्रीज करता रहता है। अब ये तो हो गए सारे नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके बाद एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, HbH। ठीक है, ये थैलेसीमिया के केस में 2 बीटा सब यूनिट्स हैं और ये 2 वाली गामा सब यूनिट्स हैं। तो ये अल्फा थैलेसीमिया है, अल्फा वाली यूनिट्स हट गई। थैलेसीमिया कंडीशन जो जेनेटिक डिजीज होता है ना, बायोकेमिस्ट्री में होता है, तो ये बाइंड नहीं कर सकता ऑक्सीजन। थैलेसीमिया में तभी तो प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन बाइंडिंग में।
सो इसके अलावा और कौन सा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है? बार्ट्स हीमोग्लोबिन। इसमें गामा 4 होते हैं, बीटा भी नहीं होते, इसकी जगह ये गामा वाले 4 होते हैं। ये सीवियर अल्फा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे माइनर थैलेसीमिया हो गया, तो उसमें तो सिर्फ एटलीस्ट बीटा चेंज तो प्रिजर्व्ड है, इसमें सारी ही रिप्लेस हो जाती हैं। सो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये न्यूबॉर्न्स का, और ये ऑक्सीजन उसकी तरह ही बिल्कुल भी बाइंड नहीं कर सकता। सो HbA इज द मेजर हीमोग्लोबिन इन एडल्ट्स, HbF फीटल हीमोग्लोबिन, फीटस वाला है, HbA2 माइनर है जो एडल्ट्स में, H और बार्ट्स ये थैलेसीमिया वाला हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा हमें डायबिटीज के टॉपिक से ये भी पता है कि HbA1c एक टेस्ट कराते हैं ना, उसकी एप्लीकेशन यही है कि वो 120 डेज तक के टेस्ट के लिए। अब हीमोग्लोबिन की बात करें ली, तो हीमोग्लोबिन की अगर ऑक्सीजन कैरी करने की टेंडेंसी कम हो जाए, वैसे तो देखा हमने ये जो 4 सब यूनिट्स हैं ये इजीली, प्रोटीन वाली वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बताया था कि हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन एंड इट कैन कैरी ऑक्सीजन, बट अगर वो कैपेसिटी कम हो जाए, एनीमिया होता है फिर, है ना। एनीमिया इज द कंडीशन इन विच हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन तो एक तरह से कम हो ही रही है, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन वाइवा में पूछी जाती है बहुत बार कि आरबीसी की हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी कम हो गई है ब्लड में, उसे एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हेमरेजिक शॉक अगर लग जाए तो ब्लड लॉस होगा, जिससे एरिथ्रोपोइसिस अब कम हो जाएगा। आफ्टर द शॉक देयर इज डिक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस होना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन करेंगे आरबीसी। और इसके कॉजेज क्या होते हैं, पहला तो एक हो गया शॉक, ब्लड लॉस ड्यूरिंग हेमरेज, कोई चोट वगैरह लगने से। दूसरा कॉज हो गया कि एरिथ्रोपोइसिस ढंग से नहीं हो पा रहा। एरिथ्रोपोइसिस कब नहीं हो पाता ढंग से, वो हमने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, क्योंकि कई बार जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह होती है, जैसे आयरन कितना एसेंशियल है इसमें, है ना, B12 B9। और कोई डिजीज है जैसे किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर रहा था, पर वो किडनी डिजीज है तो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, कैंसर, है ना, ये सब प्रॉब्लम्स है। अब एनीमिया कितने टाइप्स का होता है, ये आरबीसी की मॉर्फोलॉजी, आरबीसी को देखने से पता लग सकता है कि कौन से टाइप का एनीमिया है। तो ये हिमैट लैब के एक्सपेरिमेंट्स में जो हम देखते हैं ना, एमसीवी की फुल फॉर्म भी पता होगी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं लाइक आरबीसीज, उनकी वॉल्यूम का एनालिसिस। देन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक ये कब होता है, जब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये काफी ज्यादा 80 से भी कम हो जाए। इसकी यूनिट क्या होती है, फेम्टोलीटर्स। नॉर्मोसाइटिक का बोलेंगे जब 80 से 100 के बीच में, और मैक्रोसाइटिक मतलब वॉल्यूम इसकी लार्ज हो गया, ये एनलार्ज हो गया, इट इज अराउंड 100 फेम्टोलीटर्स। तो छोटा कब होगा आरबीसी, माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मीन स्मॉल, तो आयरन की डेफिशिएंसी है अगर, और थैलेसीमिया है अगर उसमें, क्योंकि हीमोग्लोबिन की चेन रिप्लेस हो गई तो वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है। कोई क्रॉनिक डिजीज है उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है तब, साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। अगर आपने विटामिन्स वाली वीडियो देखी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ये जो साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। सो ये किस कंडीशन में, पेलेग्रा में हो जाता है ना साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया। पेलेग्रा विच इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। मैंने 3D बताए थे, जैसे डायमेंशिया, डायरिया, डेथ भी हो सकती है ना। तो पेलेग्रा कौन सी डेफिशिएंसी से होता है, B3 नियासिन डेफिशिएंसी, और उसमें एक फीचर है साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया का होना। नॉर्मोसाइटिक में देयर इज एक्यूट ब्लड लॉस, हीमोलाइसिस हो जाता है,
हीमोलाइटिक वाले टाइप का एनीमिया है। क्रॉनिक डिजीज है अगर किसी को, आयरन डेफिशिएंसी, बट अर्ली आयरन डेफिशिएंसी, लाइक जस्ट आफ्टर बीइंग बॉर्न तभी आयरन ना मिला हो, या फिर मदर ने फॉलिक एसिड की टैबलेट ढंग से कंज्यूम ना की हो, दैट इज। और ए प्लास्टिक एनीमिया भी होता है, मतलब बोन मैरो की प्लास्टिसिटी, मतलब फॉर्मेशन वाला जो है उसमें डिफेक्ट है, तो ये ऑटो इम्यून होता है, ए प्लास्टिक प्लेजिया हो जाता है बेसिकली। ए मीन्स एब्सेंस। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक, मेगा मीन्स लार्ज, तो B12 की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्टिक या परनीशियस एनीमिया, B12 या B9 की डेफिशिएंसीज है। ये लिवर डिजीजेस अगर कोई है तो कॉमन है। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, और ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के केस में भी मैक्रोसिटिक एनीमिया देखा जाता है। ये माइलोमा की बात हो रही है, विच इज लाइक बेसिकली कैंसरस कंडीशन, जैसे ब्लड कैंसर होता है ना, तो उसमें जो एनीमिया होता है तो लार्ज हो जाता है साइज आरबीसी का। पैथोफिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें अगर इसको, तो अगर डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, मतलब प्रोलिफरेशन या डिवीजन कम हो रहा है, क्यों होगा कम डिवीजन या डिक्रीज आरबीसी की प्रोडक्शन? या तो किडनी डिजीज है, एरिथ्रोपोइटिन ढंग से रिलीज नहीं हो रहा है ना, या फिर और कोई क्रॉनिक डिजीज है। एंडोक्राइन हार्मोन्स ही जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की वजह से। बोन मैरो में डिसऑर्डर है अगर कोई, तो एप्लास्टिक एनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो डिस्कस कर ही लिया था। या फिर एक तो हो गया कि कोई प्रोडक्शन कम हो रही है इस वजह से एनीमिया हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो ऑर्गन रिलेटेड या एंडोक्राइन या न्यूट्रिशनल। और हीमोलाइसिस हो रहा है, लाइसिस इज ब्रेकडाउन, तो डिस्ट्रक्शन हीमोलाइटिक वाला कब होता है? या तो हीमोलाइसिस तब होगा अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है, हेरिडेटरी है ये, अगर थैलेसीमिया का डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी है, D6PD, ये सारे डिसऑर्डर्स बेसिकली उसमें कराऊंगा बायोकेमिस्ट्री का जो इनहेरिटेंस वाला टॉपिक है। हेरिडेटरी भी एक्वायर्ड प्रॉब्लम की वजह से भी हीमोलाइसिस हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन, ड्रग टॉक्सिसिटी, कोई टॉक्सिन अक्यूमुलेशन। और एक होता है एनीमिया जो कि हेमरेज की वजह से हो रहा है, जिसमें ब्लड लॉस होता है, हेमरेजिक टाइप का शॉक है ना, तो क्रॉनिक ब्लड लॉस, जैसे अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाए, मेनोरेजिया हो जाए, या फिर एक मैंने शिहान सिंड्रोम बताया एंडोक्राइन वाली वीडियो में, तो पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद जब ब्लड पिट्यूटरी तक ढंग से नहीं पहुंच पाता, उसका नेक्रोसिस हो जाता है, उसकी वजह से हेमरेज हो जाता है, और साथ में हेमरेजिक टाइप का एनीमिया देखने को मिलता है। रेटिकुलोसाइट काउंट पे बेस्ड देखें तो रेटिकुलोसाइट्स जो थे मैंने बताया अभी, एरिथ्रोब्लास्ट से पहले जो बनते हैं ना, उसका काउंट अगर कम हो जाए, रेटिकुलोसाइट अगर डिक्रीज हो रहा है तो आरबीसी भी ढंग से नहीं बनेंगे, और इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। किसमें होता है ये सारे इसके कॉमन कॉजेज हैं। और अगर रेटिकुलोसाइट का काउंट इंक्रीज हो जाए तो भी एनीमिया होगा। ठीक है, रेटिकुलोसाइट का काउंट इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि बॉडी एज अ कंपनसेशन ट्राई करेगी कि एटलीस्ट हीमोलाइसिस बहुत हो रहा है, तो थोड़े हम रेटिकुलोसाइट्स बढ़वा के देखें। तो हीमोलाइसिस अगर बहुत हो रहा है तो बॉडी रेटिकुलोसाइट्स का नंबर बढ़ा देगी। एनीमिया डिक्रीज हीमोग्लोबिन कैरिंग या फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड फॉर नॉर्मल एज एंड सेक्स, तो मतलब हीमोग्लोबिन की वैल्यू मेल्स में ज़्यादा होती है, और फीमेल्स मतलब उसमें नॉर्मल लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम। इन मेल्स इट इज़ अराउंड 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में इट इज़ अराउंड 12 to 15 ग्राम्स पर डेसीलीटर। आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया सबसे कॉमन होता है वर्ल्ड वाइड।
सीबीसी वाला टेस्ट करवाते हैं एनीमिया के लिए। पेरिफेरल स्मेयर जो हम बनाते हैं उससे भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि साइज वगैरह हम एनालाइज कर सकते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट देख लेते हैं एनीमिया के लिए। आयरन के लेवल्स भी देख लेते हैं, अगर कम हुए तो एनीमिया के चांसेस हैं ही। B12 और B9 की डेफिशिएंसी। बोन मैरो एस्पिरेशन कई बार होता है अगर सीवियर केसेस में रिक्वायरमेंट पड़े तो। नेक्स्ट अब इसके ब्लड वाले के टॉपिक के क्लिनिकल एप्लीकेशन पर आ जाते हैं हम। जस्ट जॉन्डिस। अभी तक हमने पहले एनीमिया का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा, देन हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन ढंग से कैरी ना कर पाए तो वो हमने देखा कि एनीमिया। अब हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है जनरली, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो, ये टॉपिक है अब इससे रिलेटेड। सो जॉन्डिस में बेसिकली क्या होता है, क्लिनिकल लैब में आपने देखा होगा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कि स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर हम चेक करते हैं कि कहीं कोई येलोइश डिस्कलरेशन तो नहीं, तो उससे क्या पता लगता है कि जॉन्डिस है। तो क्योंकि इन जगहों पर डिस्कलरेशन अगर आ जाए तो मतलब जो येलोइश कलर का बिलिरुबिन होता है उसका अक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, स्क्लेरा में, स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन्स में। तो जॉन्डिस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्री हेपेटिक, एक तो होता है नॉर्मल हेपेटिक जो लिवर वाला, लिवर के सेल्स में हेपेटोसाइट्स में जॉन्डिस है। प्री हेपेटिक मतलब लिवर सेल्स के आने से पहले ही जॉन्डिस जैसा कुछ स्टार्ट हो गया, आरबीसी लेवल पे ही हो गया। पोस्ट हेपेटिक आफ्टर द लिवर, मतलब लिवर के बाद जो बाइल बनना था, जो इंटेस्टाइन में जाके जैसे बिलिरुबिन से यूरोबिलिनोजन बनता है, उस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है। मैंने बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म वाली बायोकेमिस्ट्री की वीडियो में कराया है, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, वो वाली वीडियो इज मस्ट वॉच। तो यहाँ पर भी मैं समराइज कर देता हूँ उसको कि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। 120 डेज लेट्स से एक आरबीसी ने कंप्लीट कर दिए तो उसके बाद उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा इन द रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, आरईएस। ठीक है, जैसे मोनोसाइट्स बाहर निकलते हैं ब्लड के तो इन्हें मैक्रोफेजेस बोलते हैं। अगर वो स्प्लीन में प्रेजेंट है स्प्लीनिक मैक्रोफेज, लिवर में कफर सेल्स या फिर बोन मैरो में प्रेजेंट है। तो जब ब्रेक डाउन होगा इनका हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन पार्ट विच इज द क्वाटरनरी प्रोटीन, वो ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड्स बना लेगा और अमाइनो एसिड्स को फिर से, अमाइनो एसिड पूल में स्टोर हो जाते हैं, उनको रीयूज किया जा सकता है। हीम पार्ट में बेसिकली सेंट्रल आयरन पार्ट होता है और एक प्रोटोपोरफायरिन रिंग होती है। हीम पार्ट तो एपोफेरेटिन से कंबाइन होके ट्रांसफेरिन की फॉर्म में लिवर में स्टोर हो जाएगा, वेराज जो प्रोटोपोरफायरिन 9 रिंग थी जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करेगी और वो पहले बिलिवर्डिन बनाएगी। बिलिवर्डिन ग्रीन कलर का होता है, फिर उससे बिलिवर्डिन रिडक्टेज के बाद बिलिरुबिन बनता है विच इज येलो कलर सब्सटेंस। ये वाली मैंने बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक करा है उसकी समरी देखनी है, अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल मस्ट वॉच दैट वीडियो। ठीक है, तो बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड होता है एक, और एक कॉन्जुगेटेड होता है, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में करा दिया है ना। इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट वाला खुद ट्रैवल नहीं कर सकता, उसको एल्ब्यूमिन के थ्रू बाउंड करके वो ट्रैवल करेगा। तो लिवर में जाके ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड जो होता है ना उससे बाइंड करेगा, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाएगा। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब इसमें एंजाइम कौन सी थी, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज और कोरोनिक एसिड के प्रेजेंस में कॉन्जुगेट हो गया बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड जो था एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड करके ट्रैवल करा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना ली, जिसको डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिन में या तो 90% तो जनरली स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एस फॉर स्टर्को, एस टी से स्टूल्स याद रखना, फीसेस में रिलीज हो जाता है स्टर्कोबिलिन और उसको कलर यही देता है। यूरिन को येलो कलर, यूरिन वो वाला कलर देता है येलो कलर, यूरोबिलिन। तो जॉन्डिस पर आ जाते हैं अब हम, विच इज एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो प्री हेपेटिक हीमोलाइसिस हो रहा है अगर आरबीसी का, हीमोलाइसिस की वजह से एनीमिया भी हो रहा था ना, तो हीमोलाइटिक वाला जॉन्डिस देखते हैं पहले।
आरबीसीज का एक्सेस ब्रेकडाउन हो रहा है जिससे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, आरबीसीज के लेवल पर तो अभी अनकॉन्जुगेटेड ही है ना बिलिरुबिन, वो कॉन्जुगेट तो लिवर में हुआ था विद द यूडीपी ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एंड ग्लूकुरोनिक एसिड। तो इस केस में अनकॉन्जुगेटेड वाले प्री हिपैटिक या हीमोलिटिक जॉन्डिस में हीमोलाइसिस की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, उसमें यूरिन के अंदर का यूरोबिलिनोजन बढ़ जाता है। ठीक है, यूरोबिलिनोजन वैसे यूरिन में नहीं आता, यूरिन में तो यूरोबिलिन आता है। ओजन तो होता है एक्टिव इनएक्टिव वाला फॉर्म, यही डायरेक्टली यही आ रहा है, इसमें कन्वर्ट होके नहीं आ रहा। ठीक है, और स्टूल्स कैसे होते हैं डार्क कलर्ड, क्योंकि यूरोबिलिनोजन का कन्वर्जन ही नहीं हुआ स्टर्कोबिलिन में, डायरेक्टली यूरोबिलिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ही आ रही है, स्टर्कोबिलिन नहीं आ रही। वो तो वैसे फीसेस में आती है बट वो यूरोबिलिनोजन स्टूल्स में आ रहा है जिसमें क्ले कलर्ड स्टूल्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई क्ले कलर्ड स्टूल्स आर सीन इन जॉन्डिस, तो यही रीजन आएगा कि स्टर्कोबिलिन नहीं बनता। थैलेसीमिया के केस में क्योंकि उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है ना, तो हीमोलाइसिस है, तो उस केस में भी हीमोलिटिक जॉन्डिस भी हो सकता है। देन मलेरिया में भी ये होता है। उसकी क्लिनिकल फीचर्स वही जो जॉन्डिस में नॉर्मल होते हैं कि येलोइश स्किन एंड स्क्लेरा डिस्कलरेशन, ये तो सब में कॉमन है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, माइल्ड हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, मेगा मीन्स लार्ज, स्प्लीनो स्प्लीन से आया, हेपेटोसाइड वर्ड से आया, तो मतलब एज अ रिजल्ट मतलब कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है हीमोलाइसिस उसकी वजह से हेपेटोसाइट्स और स्प्लीन वाले सेल्स का एनलार्जमेंट हो जाएगा। और अगर पेशेंट ये कंप्लेंट लेके आए इचिंग की, तो समझ जाना कि ये वाला एनीमिया हो सकता है या तो प्री हिपैटिक या तो हिपैटिक, या तो हिपैटोसेलुलर या हीमोलाइटिक, कि इचिंग दोनों में कॉमन है, थर्ड वाले में नहीं होती, थर्ड वाले में बहुत ज़्यादा होती है, तो इचिंग सब में कॉमन है। अगर सीवियर इचिंग की कंप्लेंट लेके आया पेशेंट तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का केस है डेफिनेटली। मतलब इचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसने खुद को ही ना बिल्कुल ऐसे नोचना टाइप स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा मार्क्स पड़ रहे हैं। अगर इचिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है यू वुड आस्क फॉर इचिंग, अगर थोड़ी थोड़ी हो रही है या तो मतलब बहुत कम हो रही है देन इट इज चांस ऑफ प्री हिपैटिक एंड हिपैटिक, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इचिंग है तो ऑब्स्ट्रक्टिव। हिपैटोमेगैली होती है इसमें, स्प्लीन रिलेटेड नहीं है, स्प्लीनोमेगैली इज एब्सेंट इन हिपैटिक जॉन्डिस, क्योंकि नाम ही हिपैटिक है, लिवर वाला ये तो हिपैटो ही मेगैली है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरिन का कलर डार्क हो जाता है और पेल स्टूल्स देखने को मिलते हैं। डार्क क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइल का डक्ट ब्लॉक हो गया बेसिकली, उसकी वजह से बिलिरुबिन आ रहा है यूरिन में। तो सबको कंपेयर करते हैं एक बार, ये पूरा हमने देख लिया कि इसमें क्या आता है, प्री हिपैटिक हीमोलिटिक में यूरोबिलिनोजन आता है यूरिन में। हिपैटोसेलुलर की बात करें, हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या हो रहा है, हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड के साथ साथ कॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन आ रहे हैं। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड आता है किसमें, प्री हिपैटिक में। प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है ना, तो प्री से याद रखना, अनकॉन्जुगेटेड वाला प्री हिपैटिक में आता है। बट इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं अब। प्री हिपैटिक में अभी आरबीसीज के ब्रेकडाउन से हो रहा है ना ये, तो कॉन्जुगेट तो लिवर में होता है, अभी कॉन्जुगेशन हुई ही नहीं थी कि जॉन्डिस होना स्टार्ट हो गया, तो अनकॉन्जुगेटेड वाला आ रहा है इसमें। क्योंकि हिपैटिक में दोनों अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड, और कॉन्जुगेटेड स्पेसिफिकली बात करें तो वो पोस्ट हिपैटिक में, क्योंकि लिवर में कॉन्जुगेशन हो जाता है, लिवर के बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, तो इसलिए कॉन्जुगेटेड इसमें। अब हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस में क्या आता है, लिवर के सेल्स में प्रॉब्लम है ना, हिपैटोसाइट्स जो सेल्स हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, बिलिरुबिन यूरिन में आ रहा है। और बिलिरुबिन किस में भी आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी। तो दोनों में कॉमन क्या है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ रहा है, बट इसमें अनकॉन्जुगेटेड वाला बिलिरुबिन भी आता है।
अनकॉन्जुगेटेड स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें ये तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। हेपेटिक में बिलिरुबिन आ रहा है, बट उसके साथ साथ यूरोबिलिनोजन भी आ रहा है, सिमिलर टू प्री हेपेटिक। इसमें यूरोबिलिनोजन भी आ रहा है क्योंकि इसमें के साथ साथ क्या क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है ना, तो अनकॉन्जुगेट कॉन्जुगेट ही नहीं हुआ उसने, बिल जैसे स्टर्कोबिलिन या यूरोबिलिनोजन बनाया, यूरोबिलिन बनाया ही नहीं, सीधा भी वो इनएक्टिव प्रिमिटिव फॉर्म में। यूरोबिलिनोजन किस में आता है, हिपैटिक वाले में। वेराज जो पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव है उसमें कोई यूरोबिलिनोजन नहीं आता। क्ले कलर्ड स्टूल, स्पेसिफिकली मैं ये क्वेश्चन बता रहा था ना, क्ले कलर्ड स्टूल्स पे क्वेश्चन है तो कौन सा जॉन्डिस मार्क करेंगे आप, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्ले कलर्ड स्टूल्स आर सीन इन विच टाइप ऑफ जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, क्योंकि कलर देता है हम स्टूल को स्टर्कोबिलिन, और स्टर्कोबिलिन ढंग से वो नहीं आया तो पेल है स्टूल का कलर, ढंग से नहीं बन पाया स्टर्कोबिलिन, क्योंकि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बाइल डक्ट ब्लॉक हो रहा है, इसकी वजह से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है अच्छे से वो इंटेस्टाइन में ट्रैवल करता है ना, वो ट्रैवल नहीं कर पा रहा और फिर उसका यूरोबिलिनोजन में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, और यूरोबिलिनोजन यूरिन में नहीं आता इसमें, बट डायरेक्टली क्या आ रहा है यूरिन में, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि कन्वर्जन तो अभी हुआ ही नहीं, डायरेक्ट वही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो था इसको इंटेस्टाइन में जाना था, फिर बैक्टीरिया ने इसको यूरोबिलिनोजन में बनाना था, वो प्रोसेस हुआ ही नहीं। तो किस किस में होता है ये, पेशेंट्स में जिन्हें गॉल स्टोन्स हैं, स्टोन्स वाले केस में है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है स्टोन की वजह से, ब्लॉकेज हो रही है। पैंक्रियास का ट्यूमर, लिवर सिरहोसिस और अल्कोहल वाले। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अल्कोहल वाले में कौन सी एंजाइम बढ़ जाती है अगर अल्कोहलिक लिवर प्रॉब्लम है। सो आंसर आएगा AST है ना, हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फ्लेमेशन, तो वही लिवर के अंदर का इन्फ्लेमेशन है तो हेपेटोसेलुलर में याद आ जाएगा हमें, है ना। सो की पॉइंट्स अब दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। प्री हेपेटिक को हीमोलिटिक बोलते हैं, जिसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आता है, प्री यूनिवर्सिटी। बट लॉजिक तो हमने समझ ही लिया कि प्री हेपेटिक है तो अभी तो आरबीसीज के लेवल पे ही ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉन्जुगेट तो मिलने का चांस, कॉन्जुगेट तो होने का चांस ही नहीं मिला बिलिरुबिन को, वो अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में ही रिलीज हो गया। तो वैसे तो कॉन्जुगेट होके बिलिरुबिन आता है फिर वो यूरिन में जाता है ना, तो कॉन्जुगेट ही नहीं हुआ तो अनकॉन्जुगेटेड ही फॉर्म है। अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म तो एल्ब्यूमिन के साथ ट्रांसफर करती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन यूरिया का केस थोड़ा है ये कोई, जॉन्डिस में एल्ब्यूमिन नहीं आता ना यूरिन में, वो तो अलग कंडीशन होती है, इसमें एल्ब्यूमिन आ जाए, प्रोटीन आ जाए यूरिन में, ये अनकॉन्जुगेट तो प्रोटीन के थ्रू ट्रैवल करता है, तो यूरिन में अगर कोई आएगा तो वो कॉन्जुगेटेड होगा, और कॉन्जुगेटेड तो सिर्फ इन दोनों में देखने को मिलता है कि हिपैटिक में तो कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों आते हैं ना यूरिन में, तो इसलिए यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड वाला आ रहा है वो यूरिन में स्पेसिफिकली आता है, सभी याद रख सकते हैं, ठीक है। प्री, अगर आपको कंपेयर करने को आ जाए स्टूल का कलर, तो प्री हेपेटिक वाले में डार्क कलर्ड स्टूल्स होंगे और दोनों में पेल होंगे, बाकी हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक में, क्योंकि स्टूल्स को जो कलर प्रोवाइड करता है कॉन्जुगेटेड वाला, कन्वर्ट होके यूरोबिलिनोजन में, स्टार्को में, फिर है ना बिलिन में, तो उसमें ही प्रॉब्लम है। तो यूरोबिलिनोजन यूरिन में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अब क्या स्टार्कोबिलिन या यूरोबिलिन नहीं आ रहा स्टूल्स या यूरिन में, डायरेक्टली ये इनएक्टिव फॉर्म स्टार्कोबिलिनोजन जो थी उसको वेस्ट थोड़ा करेंगे, वो मतलब इंटेस्टाइन में जो थी वो अभी यूरिन में आ रही है, स्टार्कोबिलिन या फिर यूरोबिलिन की जगह यूरोबिलिनोजन ही आ रहा है, डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है इसका लेवल, और किस में होता है, हेपेटिक में भी इंक्रीज होता है, तो इसमें अनकॉन्जुगेटेड भी था ना इसलिए स्टार्कोबिलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। पोस्ट हेपेटिक में अनकॉन्जुगेटेड नहीं होता इसलिए यूरोबिलिनोजन नहीं आता। तो स्टूल का कलर डार्क,
इनमें पेल टू नॉर्मल, इसमें क्ले कलर्ड स्पेसिफिकली याद रखना है। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो ओल्ड क्ले, पुरानी क्ले से याद रख लेना, ओल्ड क्ले। ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, ओ फॉर सी फॉर क्ले कलर्ड यूरिन। तो अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हो गए कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस इकलौता ऐसा जॉन्डिस है जिसमें बिलिरुबिन यूरिन में नहीं आता। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस ऐसा एक जॉन्डिस है जिसके अंदर यूरोबिलिनोजन नहीं आता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अब इस चैप्टर के दूसरे एस्पेक्ट पर चलते हैं, हीमोस्टैसिस। कई लोग हीमोस्टैसिस और होम्योस्टैसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हीम से याद रखना हीमोग्लोबिन, तो ये ब्लड से रिलेट करेगा, ठीक है। और होम्यो, होम्यो मीन्स सेम, और स्टैसिस का मतलब नॉर्मल, तो होम्योस्टैसिस टू मेंटेन नॉर्मल इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हीमोस्टैसिस हो गया, हीमोग्लोबिन से याद आ जाएगा हीमोस्टैसिस है ना। हीमोस्टैसिस ब्लीडिंग से रिलेटेड है। ये प्रोसेस होता है कि ब्लड वेसल पे अगर रप्चर हुआ, इंजरी हुई, तो कितने टाइम में ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है स्टॉप होगा और बॉडी फिर नॉर्मल स्टेट में वेस्कुलर सिस्टम में कब तक आएगी। और ये फिजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या प्रिवेंट हो रहा है, ब्लड लॉस बॉडी से। और ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम तो हमें पता ही है हेमैट लैब से, है ना। तो स्टॉप कब तक होगा। सो सबसे पहले क्या होगा, जस्ट आफ्टर द प्रोसेस वेस्कुलर स्पैज्म, नेक्स्ट प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन जिस प्राइमरी हीमोस्टैसिस प्लग, देन कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है विच इज सेकेंडरी हीमोस्टैसिस, फिर फिब्रिनोलाइसिस या क्लॉटलाइसिस। अब धीरे धीरे करके एक एक प्रोसेस को समझते हैं, ये मैंने रीड आउट कर दिया जस्ट। सबसे पहले है जस्ट आफ्टर द इंजरी, ब्लड वेसल रप्चर हुई, जैसे ही लेट से आपने प्रिक किया कैपिलरी पे, तो वो वेसल का रप्चर हुआ, तो ट्रांजिएंट उसी ट्रांजिशन स्टेट पे, उसी टाइम पे न्यूरोजेनिक रिफ्लेक्स, ब्रेन के पास ऐसा सिग्नल जाएगा कि कोई रप्चर हुआ है, एंडोथीलियम डैमेज हुआ है, तो एंडोथेलिन रिलीज होगा और लोकल फैक्टर्स, वहां पर जितने भी फैक्टर्स थे टू प्रिवेंट द डैमेज वो रिलीज होंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटलेट्स वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। जो चोट लगी जगह पर प्लेटलेट वहां जाकर चिपक जाएंगे और इसको जगह को भर देंगे। प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाएगा, एडिशन मतलब चिपक जाएंगे और फिर ग्रुप बना के इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे। प्लेटलेट एक तरह से वहां का प्लग बना देंगे, उसको खाली नहीं रखेंगे, इंजर्ड स्पेस को वहां पर भर जाएंगे। प्लेटलेट्स एडहेयर टू द एक्सपोज्ड सब एंडोथीलियल, मतलब एंडोथीलियम जहां पर था डैमेज वहां वाली जगह पर, और कोलेजन वाली स्पेस थी, ठीक है। कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, हमें पता है। अब ये प्लेटलेट्स का क्या है, एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है, वो रिलीज कर पाते हैं क्या, कई सब्सटेंसेस जैसे सेरोटोनिन, एडीपी। तो प्लेटलेट का प्लग बना लेते हैं, और ये कब तक होता है, 2 से 4 मिनट तक, और ये कुछ सेकंड में ही वहां पर पहुंच जाएंगे। तो 2 से 4 मिनट में प्लेटलेट अपना प्लग बनाएंगे, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद कोएगुलेशन या क्लॉटिंग का प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अब स्टार्ट होगा। कोएगुलेशन या क्लॉटिंग के 2 पाथवेज होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, अब क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं बहुत सारे, उनका रिलीज होगा। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि स्टोरी है कुछ ऐसी है कि ब्लड वेसल है हमारा इंडिया का से बॉर्डर, अब वहां पर डैमेज हुआ, तो मतलब टेररिस्ट ने अटैक कर दिए। तो अब वहां पर क्या होगा, लोकल जो सोल्जर्स वहां पे थे इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर प्लेटलेट्स आ गए जैसे। तो अब वहां से प्रोटेक्शन के लिए वो सब कुछ वहां पर आर्मी को आना पड़ेगा, है ना पूरा। तो टेररिस्ट ने क्या कर दिया, बॉर्डर को तोड़ दिया, दीवार को तोड़ दिया। अब इसके लिए क्या क्या होगा कि आर्मी अलग अलग रूट्स बनाएगी।
तो एक तो हो गया एक्सट्रिंसिक रूट या पाथवे, और क्या उन्होंने डिसाइड करा, इंट्रिंसिक। तो अब बेसिकली क्या होना है कि सोल्जर्स को अलग अलग जगह पर जो प्रेजेंट थे उन्हें एक कॉमन जगह पर पहुंचना है। तो जैसे ही डायरेक्टली बॉर्डर पे अटैच हुआ तो टिश्यू फैक्टर 3, जो मतलब बिल्कुल वहीं पर ऑब्जर्व कर रहे थे जो सोल्जर्स, उन्होंने डायरेक्ट ऐसा अलार्म इमरजेंसी बजा दिया कि जिसकी वजह से बाकी सारे जो फैक्टर 6 जो थोड़े दूर थे सोल्जर्स, उनको भी वहां पर आना पड़ा। तो उन्होंने बाकी जो थे उनको एक्टिवेट कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे का एक्टिवेशन अब कैसे होगा, मतलब एक्सटर्नली तो उन्होंने बता दिया कि हमें हेल्प की नीड है, तो हमें फैक्टर 7 को इसने, जो टिश्यू फैक्टर 3 था उसने फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर दिया। तो एक्सटर्नल लेवल पर तो ये हो गया कि उन्होंने बता दिया हेल्प की नीड है, चलो बाकी और सोल्जर्स लेके आओ। अब इंट्रिंसिक खुद के लेवल पर वो क्या करेंगे, कैसे डिफेंस दिखाएंगे वो, तो ये अंदर के लेवल पर कैस्केड हो रहा है, मतलब जैसे वर्ड टू वर्ड कोई नहीं बात स्प्रेड कर जाती, तो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे फैक्टर 12 ने कहा, बताया किसको, 11 को, देन जो 11 था उसने 8 के पास अटैक की इंफॉर्मेशन भेज दी। अब ये दोनों ने एक्चुअली एक कॉमन रास्ता चूज किया। तो अपने बेसिकली जो हायरार्की होती है सोल्जर्स में, अपने सीनियर को उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अटैक हो चुका है। तो जो 10th था, ठीक है, एक्सटर्नली उन्होंने भी ऐसे ही हेल्प लेने की कोशिश की, दूसरे किसी को बताया तो उसने भी इसको अप्रोच किया, और जब वर्ड टू वर्ड स्प्रेड हुआ तब भी इसको कॉमन चीज को अप्रोच किया गया। तो देन ये जो हेड क्वार्टर्स तक अब बात पहुंच गई है, जिससे क्या हुआ, तो हेड क्वार्टर पर अलग अलग रीजन से इंफॉर्मेशन आ गई है ना। तो अब उनका ऑपरेशन है कि इनको बेसिकली हराना है। ये जो हमला हुआ है उसको उसको ट्रीट करना है, उसको प्रिवेंट करना है ना। तो अब हमारा मेनली प्रिवेंशन वाला काम शुरू हो जाता है। जैसे ही हेडक्वार्टर तक बात पहुंची, तो अब क्या होगा, जितने भी उनके लाइक वेपन्स थे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, उनको वो एक्टिवेट करेंगे। जैसे गन्स में गोलियां वगैरह रीलोड करना एंड ऑल, तो ऐसे याद रख सकते हो। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, प्रो मतलब प्रिमिटिव, देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में। और फिब्रिन ही ये बेसिकली ऐसा है कि हम ना जाल फेंक रहे हैं उनके ऊपर, तो ये जहां दीवारों ने तोड़ी थी वहां पर ऐसा हम जाल बिछा रहे हैं ताकि ग्रेनेड इसमें कुछ ऐसे बॉम्ब वगैरह भर दी और ये जाल के थ्रू उसको फेंक रहे हैं। तो ये जाली, ये फाइब्रिन का क्लॉट, ये काफी स्टेबल होता है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया। और ये जब फैक्टर्स थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उन्होंने इसमें हेल्प करी पूरे प्रोसेस में, कन्वर्ट किया फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिब्रिन के स्टैंड, जो बेसिकली हमने बॉम्ब के साथ पूरा वो जाला फेंका था, उन्होंने प्लेटलेट का प्लग बनाया। तो इसकी वजह से ही अब धीरे धीरे डैमेज कम हो गया और हम ये वॉर में जीत गए। तो ये कुछ मिनट तक चला पूरा प्रोसेस, ठीक है। ये पूरा जाल फेंक दिया था हमने, फिब्रिन का क्लॉट, फिब्रोनल लाइसिस। ये जो क्लॉट है बेसिकली इसको अब डिसॉल्व करना है बाद में, क्योंकि दुश्मन तो चले गए, जाल को वापस भी तो रखना है हमें, ठीक है। फिब्रिन का डिग्रेडेशन होगा, क्लॉट का को डिसॉल्व किया जाएगा और ब्लड फ्लो वहां पर अब नॉर्मल पहले की तरह रिस्टोर हो जाएगा। तो प्लाज्मिन फिब्रिन को डाइजेस्ट करके एफडीपीज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इस पूरे रिएक्शन में कैल्शियम आयंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कैल्शियम के होम्योस्टैसिस वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी वो बताया था, है ना। एफडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फिब्रिन डिग्रेडेशन का प्रोडक्ट। तो इसमें पूरे घंटे लग गए।
तो घंटे से कुछ दिन भी लगे। जब वो ऐसा आपने नोटिस किया ही होगा ना, बाहर चोट के कुछ ऐसे पापड़ी टाइप सी बन जाती है, जो रेडनेस सा हो जाता है, फिर कुछ दिन में वो हट भी जाता है, फिर ठीक हो जाता है ना। सबसे पहले क्या हुआ, वेस्कुलर इंजरी, हमला हुआ, दीवार तोड़ दी गई, वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेस्कुलर स्पैज्म, वहां पर सोल्जर्स आए, प्लेटलेट्स आए, एग्रीगेट किया उन्होंने, प्लग बनाया, वो प्राइमरी हीमोस्टैसिस, उसने उन्होंने फैक्टर्स अपने वेपन्स का यूज किया, ठीक है, फिर उन्होंने जाल बिछाया, क्लॉट बनाया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, दुश्मन का हमला रुक गया। देन उसके बाद इनको नीड नहीं लगी ऐसा जाल वगैरह रखने की, तो कुछ दिनों बाद वो हटा दिया गया और नॉर्मल फिर वहां पर ब्लड फ्लो हो गया। ठीक है, हीमोस्टैसिस को मैं अब नॉर्मल विदाउट दैट एग्जांपल भी बता देता हूँ। वेसल इंजर हुई, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ल्यूमन नैरो हुआ, वेस्कुलर स्पैज्म हुआ, वहां पर प्लेटलेट्स आ गए, एग्रीगेट हो गए, प्लेटलेट ने प्लग बना दिया, विच इज प्राइमरी हीमोस्टैसिस। वहां पर कोएगुलेशन के फैक्टर्स आ गए, जो फैक्टर्स रिलीज हुए, कौन कौन से फैक्टर्स, मेनली इसमें प्रोथ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड बाय फैक्टर 2, 3, ठीक है, 1 फिब्रिनोजन, ये वाले बेसिकली याद रख सकते हैं। ये 13 नहीं 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। मेनली हमें याद रखना है टिश्यू फैक्टर 3 होता है। देन 10 को तो याद रख ही लेना कि ये ऐसा, अगर ना भी ये क्रैम करना हो तो एटलीस्ट याद रख लेना 10 इज द कॉमन फैक्टर, जैसे हेड क्वार्टर जो मैंने बताया था, और एटलीस्ट फैक्टर नंबर 12 तो पता होना चाहिए, 12 और 3 पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिब्रिन क्या क्या हुआ था, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये तो एनसीईआरटी वाले वही सेम पैराग्राफ, अगर ये नहीं समझ आ रहा वो रीड कर लो, उतना ही क्लियर हो जाएगा। 11th क्लास वाला है ना, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। देन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होती है यहाँ पे, विच कन्वर्ट्स इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, है ना। तो फिब्रिन का फॉर्मेशन हो गया, विच इज सेकेंडरी हीमोस्टैसिस। प्राइमरी वाला प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन था। देन स्टेबल फिब्रिन का क्लॉट बन गया और ब्लीडिंग रुक गई फाइनली। एंड देन फिब्रिनोलाइसिस, ये जो क्लॉट बना था उसका डिसोल्यूशन होगा और नॉर्मल ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाएगा। अब इस हीमोस्टैसिस के प्रोसेस को कौन से फैक्टर्स इनहिबिट कर रहे थे, जैसे एंडोथीलियम ना नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज करता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो डायलेटर है। अब हमें पता है कि हमें यहाँ पर क्या कराना है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वो ढंग से नहीं हो पाएगा अगर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रहा है तो। और हेपरिन लाइक सब्सटेंस, बेसिकली ये भी वैसो डायलेटर, द आइडिया इज कि वैसो डायलेटर वाले जब ये सब्सटेंसेस जो एंडोथीलियम ऑफ वेसल है उसको डायलेट कराएंगे, वो सब रोकेंगे हीमोस्टैसिस को। या प्रोस्टासाइक्लिन भी याद रख लेना। प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसे टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर्स, ठीक है, इतना अगर क्रैम भी नहीं करना चलेगा। फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम, क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर डाइल्यूट हो जाए, अगर जैसे ब्लड लॉस बहुत ही ज्यादा हो गया, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, हेपरिन, वॉरफेरिन, एस्पिरिन, ये प्लेटलेट के फॉर्मेशन को जो रोकती है ना, ये सब ड्रग्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। हेपरिन तो याद भी रहेगा, है ना, वॉरफेरिन, एस्पिरिन भी सुना होगा आपने। देन प्राइमरी हीमोस्टैसिस हुआ, सेकेंडरी, ठीक है, ये सब हुआ, फिब्रिनोलाइसिस हुआ जिससे क्लॉट रिमूव हो गया। तो वेस्कुलर स्पाज्म में अगर डिफेक्ट हुआ तो ब्लीडिंग परसिस्टेंट रहेगी। कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वैसो कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग चलती रहती है, ब्लीडर्स डिजीज। डिफेक्ट प्लेटलेट्स में अगर डिफेक्ट है तो ब्लीडिंग टाइम बीटी बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर एस्पिरिन ली हुई है, एस्पिरिन प्लेटलेट्स को इफेक्ट कर रही है ना, ये हमने देख ही लिया था। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स का अमाउंट कम है, एमिया मींस पीनिया मतलब अमाउंट कम है थ्रोम्बोसाइट्स का ब्लड में। कोएगुलेशन फैक्टर्स में डिफेक्ट है, तो हीमोफीलिया जो मैं ब्लीडर्स डिजीज कह रहा था। अब इस प्रोसेस में विटामिन के कितना एसेंशियल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की एक्टिवेशन के लिए विटामिन के चाहिए होता है
विटामिन वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये, है ना। लिवर डिजीज, फाइब्रिनोलाइसिस अगर ज़्यादा हो गया तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। देन क्लॉटिंग का प्रोसेस, ठीक है। हीमोस्टैसिस तो हो गया। क्लॉटिंग क्या होता है कि ब्लड लॉस को, ब्लड को क्लॉट कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया था कि क्लॉटिंग होती है, बट क्लॉटिंग का मैकेनिज्म वो डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि वो जो क्लॉट कैसे बनता है और एंटीकोएगुलेंट्स कौन से होते हैं। कि ब्लड वेसल को इंजरी, वैसो कंस्ट्रक्शन, प्लेटलेट फॉर्मेशन, कोएगुलेशन, इतना तक तो हमें पता है। इसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ना क्लॉटिंग का, तो स्टेबल क्लॉट बनना चाहिए और क्लॉट को फिर बाद में डिसॉल्व भी करना चाहिए, क्लॉट की हीलिंग होनी चाहिए। फैक्टर्स जो इनहिबिट कर रहे हैं क्लॉटिंग को, एंडोथीलियल, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये ऊपर हो गया कवर, है ना। एक्सेस ब्लड लॉस हो जाए तो ईडीटीए एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, हमें पता है। एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट, ऐसी कुछ फुल फॉर्म थी इसकी, है ना। तो एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं अब, जो कोएगुलेशन को रोकेंगे। बेसिकली ब्लड बैंक्स वगैरह में ना ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए एंटी कोएगुलेंट डाला जाता है ताकि वो ब्लड कोएगुलेट ना कर जाए, सही से रहे। अब कुछ होते हैं, एक होता है इन वीवो और इन विट्रो होता है बाहर। इतना तो हमें नीट लेवल से ही पता है ना। तो एंटीकोएगुलेंट्स जो बॉडी के अंदर के ही हैं, जैसे हेपरिन हो गया, हेपरिन को बाहर वाले में इतना यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हेपरिन एंटीकोएगुलेंट है। और क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो डायलेशन कर रहा है, वैसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, है ना। तो मेनली अब एंटीकोएगुलेंट्स में बाहर वाले में याद रखने में, केमिकल में याद रखना है, ईडीटीए काफी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, सिट्रेट, ऑक्जेलेट और हेपरिन। क्योंकि हेपरिन तो वैसे इन वीवो भी होता है पर बाहर भी डाला जाता है, अगर मतलब ब्लड बैंक वगैरह में अगर स्टोर करके रखना ना, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होता है। हेपरिन इज बायोलॉजिकल क्योंकि खुद बॉडी में रिलीज हो रहा है ना। तो ये थ्रोम्बिन, ये वाले फैक्टर्स को इनहिबिट करता है और थ्रोम्बोसिस को ट्रीट कर देता है। ये फिजिकल एंटीकोएगुलेंट्स कौन से होते हैं, मतलब अगर खुद ही हम कोएगुलेशन को प्रिवेंट करें बाय स्प्रेडिंग आइस, चोट पे रखने से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम को ढंग से टेम्परेचर अपना वार्म वाला मेंटेन करना पड़ता है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाते हैं। जैसे ब्लड सैंपल है ना, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडे टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं ताकि वो क्लॉट ना हो जाए। जैसे कई बार ब्लड टेस्ट किया, वो एग्जैक्टली थोड़ा है कि हम डालेंगे कोई एंटीकोएगुलेंट, ऐसा भी कर सकते हैं ना कि उसको ठंडे टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लें। सो ये हो गया ऑलमोस्ट कवर। ईडीटीए का कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जब रिजर्वेशन होता है ना ब्लड टेस्ट का, ब्लड जो सैंपल प्रिजर्व करते हैं, ईडीटीए इन्हें बाइंड कर देता है कैल्शियम से। और कैल्शियम हमें पता है कि कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग के लिए। अगर कैल्शियम ही नहीं होगा ब्लड में तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो ईडीटीए ने क्या किया, इट हैड बाउंड टू कैल्शियम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग, बिकॉज कैल्शियम आयंस आर एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। या फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर को ही इनहिबिट कर देते हैं, जैसे सोडियम सिट्रेट, ऑक्जेलेट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्लॉटिंग को किसी ना किसी तरीके से प्रिवेंट करना है। अच्छा, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि डायबिटीज में कौन से वैक्यूटेनर में वो उनका सैंपल स्टोर होता है और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ग्लाइकोलाइसिस वाली वीडियो में मैं ये कवर कराऊंगा, ठीक है। इनोलेज वाला होता है, बट लेट्स कीप दैट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कैल्शियम आयंस एसेंशियल थे, इसलिए ये बाइंड कर दिया तो क्लॉटिंग नहीं हुई। अगर एक्सेस क्लॉटिंग हो रही है, थ्रोम्बोसिस, डिफेक्टिव क्लॉटिंग, हेमरेज। हेपरिन इट इज द मोस्ट पोटेंट एंड नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। वैसे सबसे ज्यादा जो आजकल वाइडली यूज है दैट इज ईडीटीए,
ठीक है, जब ब्लड कलेक्ट किया तो उसमें कई बार किसी को प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है और किसी को ब्लड की। जैसे प्लाज्मा का सैंपल, जैसे कोविड-19 था ना, उसमें वो चढ़ा रहे थे। तो प्लाज्मा में एग्जैक्टली होता क्या है, प्लाज्मा के कंपोनेंट्स क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इनके ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इतनी बेसिक नॉलेज सबको है। ठीक है, प्लाज्मा के प्रोटीन्स एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन अगर ब्लड यूरिन में आ जाए इट इज वेरी हार्मफुल, है ना। ग्लोबुलिन्स होते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली, जो गेम्ड से याद रखते हैं हमें ना, IgG, AMED, वो बायोकेमिस्ट्री वगैरह में आ जाता है ना। फिब्रिनोजन, जो कि क्लॉट कोएगुलेशन फैक्टर 1 है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया था ना। कि एल्ब्यूमिन इज मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन लिवर में बनता है। इट मेंटेन्स ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर, बी कॉप को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। और हमें पता है एल्ब्यूमिन के थ्रू जो बिलीरुबिन था अनकॉन्जुगेटेड वाला, वो ट्रेवल कर रहा है, अभी बताया था मैंने, है ना। फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है और ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट। ग्लोबुलिन्स भी होते हैं प्रोटीन्स, है ना। जैसे जो ग्लोबुलिन प्रोटीन पार्ट था, हीमोग्लोबिन, उसमें प्रोटीन पार्ट ग्लोबुलिन था। सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन के लेवल्स अभी मैंने बताया था, ये जो कॉपर वाली वीडियो थी, है ना। कौन सी ऐसी कंडीशन है, विल्सन डिजीज, इसमें सेरुलोप्लाज्मिन कम हो जाता है। फिब्रिनोजन लिवर में बनता है, ये भी क्लॉटिंग फैक्टर 1 है फिब्रिनोजन, ये याद रखना। और फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, तो एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में बनता है, क्लॉटिंग में। एल्ब्यूमिन का लेवल अगर कम हो जाए ना तो एडीमा होता है। जैसे अगर आपको बायोकेमिस्ट्री से याद हो इसका एप्लीकेशन, अगर हाइपो एल्ब्यूमिन एमिया, ब्लड प्रोटीन लेवल कम किस में होता है, क्वाशियोरकर में। प्रोटीन का अगर लेवल क्वाशियोरकर में कम हो रहा है, प्रोटीन का लेवल कम होने से ना एडीमा हो जाता है, तभी ये रीजन है डिक्रीज एल्ब्यूमिन एडीमा का क्वाशियोरकर में। अगर गामा ग्लोबुलिन कम है तो इन्फेक्शंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस। और फिब्रिनोजन एक एक्यूट फेज रिएक्टेंट और क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है, ये याद रखना। अब एक क्लिनिकल कंडीशन, ये वैसे तो सबको नीट के टाइम से पता होती है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या है, वैसे शॉर्ट नोट आ जाता है इसलिए ये एंड में डिस्कस कर लेते हैं। इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDL, या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी डिजीज भी बोलते हैं। मतलब जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। स्टोरी किस चीज से स्टार्ट हो रही है, मदर में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग इससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ सबको पता ही होगी, दैट इज वेरी बेसिक, है ना। तो RH पॉजिटिव फीटस का है और मदर का RH नेगेटिव है। फर्स्ट डिलीवरी हुई तो फीटस के जो आरबीसीज हैं डिलीवरी के टाइम पे थोड़ा, वैसे तो मिक्स नहीं होता प्लेसेंटा की वजह से, ये बैरियर है, पूरा सेपरेशन होता है ब्लड का, बट आफ्टर डिलीवरी थोड़ा बहुत ना ब्लड आरबीसीज वो एंटर कर जाते हैं। अगर वजाइनल डिलीवरी है तो वो थोड़े बहुत मदर में एंटर कर जाएंगे और मदर की बॉडी उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस ट्रीट करेगी और वो सेंसिटिव हो जाएगी और फॉर्म करेगी एंटीबॉडीज, ठीक है। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी अगेंस्ट RH बॉडीज, ठीक है। तो और जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो हमें पता है एंटीबॉडीज में से एक जो IgG होती है, IgG एंटीबॉडी, इट इज कैपेबल टू क्रॉस प्लेसेंटा। ये मैंने इम्यूनिटी की वीडियो बनाई थी बायोकेम में, उसमें ऑलरेडी बता दिया है ना। तो IgG ये प्लेसेंटा को अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो क्रॉस कर लेगी। अगर नेक्स्ट फीटस भी RH पॉजिटिव होता है तो उसको तो खतरा है, क्योंकि बॉडी ने ऑलरेडी, मदर की बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई है, तो हीमोलाइसिस करवा देंगी, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइसिस हो जाएगा, आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा न्यूबॉर्न की जो सेकंड है, क्योंकि एंटीबॉडीज इसमें तो थी ही नहीं, दूसरे वाले में ही एंटीबॉडीज इसके अगेंस्ट बनी और फिर प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस कर लिया उन्होंने। तो हीमोलाइसिस से पता है हमें हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है ना, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली होती है, जो जो उसमें पड़ा है वो सब लिख सकते हैं, है ना। और ये फेटल भी हो सकता है। और प्रिवेंशन इसके लिए ना एंटी-डी रोगम वैक्सीन देते हैं, ठीक है। रोगम वैक्सीन इज गिवन टू मदर, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन, रोगम डी
इम्यूनोग्लोबिन टू मदर जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। ये तभी कुछ स्पेसिफिक सा केस है, इसलिए थोड़ा बहुत रेयर हो जाता है कि मदर RH नेगेटिव। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स ना ये दे ही देते हैं कि अगर नेगेटिव हो ब्लड ग्रुप मदर का तो ऑलरेडी वो सब प्लान करके चलते हैं। तो गेस्टेशन में ही RH पॉजिटिव अगर बेबी का ब्लड ग्रुप निकले तो ये दे देते हैं। सो ऑल्सो गिवन आफ्टर एबॉर्शन, एबॉर्ट भी हो गया चाहे बाय चांस, हम कोई ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ते। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके लिए भी ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देख रहे हो कितने डिटेल में ये लेवल पर सब कुछ एनालिसिस करते हैं हमारे गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह, है ना। एमनियोसेंटेसिस, ट्रॉमा, कोई भी केस है, कोई भी एक्टोपिक ही प्रेगनेंसी क्यों ना हो, सब कुछ चेक किया जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मदर में देखते हैं कि कई एंटीबॉडी तो नहीं बनी, एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। फीटस में भी टेस्ट किया जाता है, अल्ट्रासाउंड से देखते हैं। ठीक है, जो अम्बलिकल कॉर्ड है उसका ब्लड लेते हैं और उससे पता लगता है अगर पॉजिटिव आया ये वाला कोम्स टेस्ट तो मतलब प्रॉब्लम है ना। ट्रीट कैसे किया जाता है, अगर जॉन्डिस है तो लाइट के में रखते हैं ना, ऐसा येलो लाइट में, तो फोटोथेरेपी, क्योंकि इसमें हीमोलिटिक जॉन्डिस भी हो रहा है। तो ट्रांसफ्यूजन भी करवाने की जरूरत पड़ जाती है कई बार, इतना खतरनाक हो जाता है ये। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन सीवियर केसेस में होता है ये। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी है क्योंकि मदर का नेगेटिव है और मतलब फादर का पॉजिटिव है, तो फीटस में पॉजिटिव है ना, इतना जेनेटिक्स तो सबको आता ही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल है बट सेंसिटाइजेशन, मदर की बॉडी सेंसिटिव हो जाती है और फिर वो IgG इम्यूनो एंटीबॉडीज वगैरह बना लेती है, और नेक्स्ट फीटस भी अगर RH पॉजिटिव होता है तो हीमोलाइटिक डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इसमें हाईली इफेक्टिव होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।